नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनाक्षी। शो है बात भारत की। बात हम भारत की कर रहे हैं, पर भारत इस वक्त पड़ोसी देश बांग्लादेश में जो कुछ भी गतिविधियां हुई हैं उससे बहुत प्रभावित है। देश के बहुत सारे हिस्सों में यह कहकर प्रदर्शन हो रहा है कि पड़ोसी देश बांग्लादेश में वहाँ की अल्पसंख्यक आबादी जो हिंदुओं की है उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। अगस्त में तख्ता पलट होने के बाद से इस तरह के प्रदर्शन देश में हो रहे थे, लगातार दावे किए जा रहे थे, लेकिन पिछले दिनों इस्कॉन से जुड़े एक संत की गिरफ्तारी के बाद में चीज़ें बहुत तेज़ी से बदली। वहाँ क्या हो रहा है, बांग्लादेश में हो रही गतिविधियों का भारत में क्या प्रभाव पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे रहेंगे, और जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो वहाँ के लोगों को कैसे प्रभावित करेंगे, इन सब पर आज हम बात करने वाले हैं। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं द वायर की मेरी वरिष्ठ सहयोगी संगीता बरुआ प्रशरोती जी, और मेरे साथ है द हिंदू से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार कलोल भट्टाचार्य। आप दोनों का स्वागत है। थैंक यू। पहला सवाल मेरा कलोल जी आपसे है, और ये वही सबसे मूल सवाल है कि जब चिन्मय कृष्णदास जो इस्कॉन से जुड़े संत थे उनकी गिरफ्तारी होती है और वो चीज़ें तुरंत जो हमने देखा था अगस्त के बाद, जिस तरह की ये कि नहीं एंटी हिंदू जो प्रोसिक्यूशन हो रहा है या हिंदुओं का दमन हो रहा है, इस तरीके के दावे बंद हो गए थे। पर अचानक से नवंबर के आखिरी हफ्ते में उनकी गिरफ्तारी के बाद से हुए प्रोटेस्ट और बहुत सारी हिंसा जो हुई है उसके बाद से फिर ये जो दावे हैं ये हो रहे हैं। क्या है ये जो उनकी पूरी गिरफ्तारी है चिन्मय कृष्णदास, या हर देश का अपना कानून होता है, कौन सा मामला है उनके खिलाफ में, और क्या उस जो भी पूरा मामला है उसे हम इस नज़र से देख सकते हैं कि वो हिंदुओं को उत्पीड़ित करने की कोशिश है? देखिए, पहली बात है कि जो चिन्मय कृष्णदास के साथ 26 नवंबर को जो हुआ, उनका जो डिनायल ऑफ बेल और उनको जो जेल लॉकअप में जो भेजा गया, उसके पहले आपको लगभग 100 दिन जाना पड़ेगा देखने के लिए कि भाई पूरी बात हो क्या रही थी बांग्लादेश में उस दौरान। अब देखेंगे तो पहली बात यह है कि बांग्लादेश की सरकार के हसीना सरकार के गिरने के बाद वहाँ पर जिस तरह के कानून व्यवस्था में जो गिरावट हुआ है, जिस तरह के पुलिस प्रशासन के खिलाफ लोगों का एक तरह के फ्री अटैक करने का मौका दिया गया, और जिस तरह से पुलिस स्टेशंस में से आर्म्स, ऑटोमेटिक वेपन्स वगैरह को लूटा गया, एक पूरा भय का माहौल तैयार किया गया लगभग अगस्त और सितंबर के बीच। अब इस दौरान आप बताइए, जो ऐसा एक समाज जहाँ पर पहले से ही बहुत फिशर्स, बहुत डिवाइड्स रहे हैं, अगर ऐसे समाज में पुलिस प्रशासन का जो कंट्रोल है उसे अगर डाइल्यूट कर दिया जाए, तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे हिडन छुपे हुए फिशर्स हैं जो फट सकते हैं। और माइनॉरिटी जो है बांग्लादेश के, बहुत पहले से ही ऐसे इश्यूज आते रहे हैं क्योंकि मेजॉरिटेरियन सोसाइटीज है साउथ एशिया में, सभी देशों में आपको जी। पता है। तो ये भी बांग्लादेश का बहुत पुराना प्रॉब्लम रहा है। अब ये सिर्फ माइनॉरिटीज का इशू नहीं है, ये पूरे बांग्लादेश का इशू है। अब हमारे लिए हम कह सकते हैं, इंडिया के तरफ से अगर हम देखें, हमारे पर्सपेक्टिव से देखें, तो लगता है कि जी हिंदूज के मसले बहुत बड़े हैं, पर हिंदूज का मसला जो है पूरे बांग्लादेश का जो कानून व्यवस्था है उसका एक हिस्सा है। और जब आप पूरे बांग्लादेश को लेते तो उस जो पूरे प्रॉब्लम का मैग्नीट्यूड जो है वो कितना बड़ा है, और भारत और पूरे हमारे इस रीजन के लिए कितना अहम है, तब हमें समझ में आता है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो एक इंडिकेशन है हिंदूज के साथ वहां पर जो भी हुआ या फिर हो रहा है, वो एक इंडिकेशन है कि टोटल ब्रेकडाउन इन लॉ एंड ऑर्डर जो अभी जी। वहां पर है। क्योंकि उन्होंने जो इंटरिम गवर्नमेंट वहां पर बना है पिछले 3 महीने से जो काम कर रही है वहां पर, इंटरिम गवर्नमेंट के साथ पुलिस प्रशासन का एक तरह के एंटीगनिस्टिक रिलेशन है। वो बिल्कुल ही एक पेज पर नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादातर पुलिस अभी भी ऑफिशियल्स ऑफिसेज नहीं आते हैं। ज़्यादातर लोग फील्ड नहीं जाते हैं। अगर कहीं पर प्रदर्शन देखते हैं या फिर जहाँ पर लाठी चार्ज करने की जब ऑर्डर्स आते तो वो प्रिवेंट करते, वो करते नहीं हैं। वो कहते हैं कि नहीं, पीछे हटो, ऐसा नहीं करना है। जी। तो ये किस्म का खुला माहौल है, और ऐसे मौके पर जो हर समाज में डिवाइंट एलिमेंट्स होते हैं, जी। क्रिमिनल एलिमेंट्स होते हैं, अब वो ऊपर आकर दादागिरी उनका चल रहा है। अब जो इशू आपने उठाया कि चिन्मय कृष्णदास के साथ जो उनका है, पिछले 3 महीने से 4 महीने से वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। जी। क्योंकि ये हुआ कि उन जो पहले के जो माइनॉरिटी फ्रंट्स जो थे, वो धीरे धीरे नाकाम होने लगे थे। तो जो यंगर जनरेशन के हिंदूज, बुद्धिस्ट्स और क्रिश्चियंस जो हैं, जी। वो आगे निकल कर आए हैं। अब उसमें ये इस्कॉन से जुड़े हुए जो लोग हैं, इस्कॉन वैसे खुद इसमें नहीं है, जी। पर जैसे चिन्मय कृष्णदास और उनके कुछ साथी वो लोग हैं। तो इस ऐसे ही प्रोटेस्ट के दौरान फ्लैग्स उठाए गए।
अब फ्लैग्स का मामला बांग्लादेश में बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि एक तो ये फ्लैग कहा जाता है कि खून का दरिया बहाकर इस फ्लैग को निकाला, मतलब इन्होंने पाया गया, तो बहुत सेंसिटिव है उनके लिए। और वो जब फ्लैग्स को थोड़ा उतने हाईलाइट नहीं किया गया उस उन रैलीज के दौरान, और वैसे उन्होंने 3 रैलीज की, एक रैली ढाका में किया, एक रैली चिटागोंग में हुआ, और तीसरा रैली रंगपुर में किया। तो मतलब आप समझ सकते पूरे देश में माइनॉरिटी राइट्स को लेकर एक इशू, एक गर्म माहौल था उस टाइम में। और उसी दौरान जोश में आकर जो हुआ इन लोगों के द्वारा, ये हुआ कि जो नेशनल फ्लैग है उसको उन्होंने हाईलाइट नहीं किया, शायद उसको सैफरन फ्लैग्स को उन्होंने ऊपर उठाया। तो बात इस उससे फैली कि भाई जो चिटागोंग रैली में, जहाँ पर सबसे ज्यादा, आप चिटागोंग का हालत देख लीजिए, पहले तो 2017 से वहां पर रोहिंग्याज हैं। अब ये सरकार आते ही वहां पर, जिसको हम चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स कहते हैं, 3 एरिया है वहां पर, रांगामाटी, खागड़ाछड़ी और एक बंदरबन इलाका है। वहां पर लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल डेवस्टेट हो चुका है। वहां पे ट्राइब्स और नॉन ट्राइब्स के बीच लड़ाई हो रही है। अब ये हुआ कि अब हिंदू मुसलमान में चिटागोंग सिटी में लड़ाई हो रही है। तो पूरा जो चिटागोंग डिवीजन है, जो कि हिंदुस्तान से लगा हुआ एक कोस्टल एरिया है, वो पूरी तरह से डिस्टेबलाइज्ड हो चुका है इस वक्त। तब आप देखिए कि कितना सीरियस इशू है, और इस इशू को कितना सिंसियरली डील करने की, कितनी ऑनेस्टली समझने की जरूरत है। अब वो हमें नहीं दिखाई दे रहा है कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट भी उतने ट्रांसपेरेंट नहीं है, कि लीगल प्रोसेस में कहाँ कहाँ कमी हो रही है, वो भी हम लोगों को, मतलब इंटरनेशनल मीडिया को उतने अच्छे से नहीं समझाया जा रहा है। और हमारे तरफ से जो आप देख ही रहे, कुछ ओवर रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि बांग्लादेश को भी हमें भी समझना चाहिए कि बांग्लादेश के अंदर हो क्या रहा है, और वहां पर एक गवर्नमेंट मेल्ट डाउन का समय है इस वक्त। जो मामला उनके खिलाफ है, जो है कि राष्ट्रीय ध्वज की जो उन्होंने अवमानना हुई हाँ है। उसका अपमान किया है, जिसके लिए उनके ऊपर सेडिशन, राजद्रोह का मामला लगाया गया है। ये क्या कानून है वहाँ का, और क्या वहाँ पर भी, क्योंकि जैसा हम देखते हैं कि भारत का भी बहुत कड़ा कानून है, वहाँ पर भी आप राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के किसी भी मामले को बहुत हल्के में नहीं ले सकते। क्या ऐसी ही स्थिति वहाँ पर है? क्या सज़ा, क्या जुर्माना, क्या रहता बिल्कुल, है? ये बिल्कुल ही इंट्रिकेटली लिंक्ड है नेशनल सिक्योरिटी के साथ, सेडिशन के साथ, देशभक्ति के साथ। अगर आपने बांग्लादेश के फ्लैग को नीचा दिखाकर, नीचा करके आपने किसी और धर्म का, जाति का, या फिर किसी और देश के फ्लैग को आपने ऊपर किया, तो उसका नतीजा आप समझ सकते हैं कि प्रोलॉन्ग्ड इनकरसरेशन होगा इनका। और जो पॉलिटिकल माहौल है, जितना हीटेड सिचुएशन है, मेरे ख्याल से अभी जो 2 तारीख का जो उनकी जो पेशी की जो डेट आई है, अभी पोस्टपोन, शायद इन्होंने पहली बार पोस्टपोन हुआ है। जी, और ऐसा कहा जा रहा है, जो हुँ, खबरें आ रही हैं वो कह हुँ। रहे हैं कि कोई भी वकील उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए तैयार नहीं बिल्कुल, था। हाँ। इस वजह से उनकी ज़मानत की सुनवाई नहीं हुई, और अब 2 जनवरी को सुनवाई होनी है जी। अगली। जी, वो भी मतलब कन्फर्म नहीं है इस जी, जी, वक़्त, जी, क्योंकि ये अटकलें, जी, मीडिया बहुत की सारी चीज़ें, रिपोर्ट्स कह हाँ, रही हैं ये हाँ। तो सिर्फ। तो संगीता जी, जब हम बात करते हैं कि बांग्लादेश, और ख़ास तौर पे जब हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें, भारत के 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगी हुई है, जिनमें से एक बंगाल है, और बाकी के 4 राज्य जो हैं वो चारों नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। और जैसा कि कलोल जी ने बताया ही हमें कि चिट्टागोंग जो भारत की सीमा से लगा हुआ इलाका है, अगर वहाँ इतने डिस्टर्बेंसेस रहेंगे, क्या पूर्वोत्तर के राज्यों पर आप कोई प्रभाव देखती हैं कि इस तरीके की जो हलचल बांग्लादेश में है, उसका कोई प्रभाव पूर्वोत्तर के राज्यों में हमें देखने को मिल सकता है? देखिए, शुरुआत में जब ये अगस्त में हुआ तो थोड़ा बहुत हमने दिखा, वो जो जैसे बॉडीज़ मेघालय में पाए गए अवामी लीग के लीडर के, ये इस तरफ फैला गया। सो ये सब चीज़ें हमने देखा कि थोड़ा बहुत तो नॉर्थ ईस्ट में हमेशा ही, अब देखिए, नेबरिंग स्टेट्स में, कंट्रीज़ में जब भी कुछ भी होता है उसका इफ़ेक्ट आपको उस रीजन में दिखने को मिला है। चाहे भूटान में एंटी नेपाल वो हो, आपको दिखने को मिला। मतलब असम एजिटेशन में दिखने को मिला। जब आप बांग्लादेश जब का बर्थ हुआ, उसमें असम का एजिटेशन का जो मेन प्रॉब्लम होता है वो दिखा। तो ये हर जगह, जैसे अब म्यांमार में हंगामा हो रही है, आप मणिपुर में, मिजोरम में आप देख रहे हैं। सो ये सारे बॉर्डर रिंग स्टेट है, तो उसमें इफेक्ट तो आपको दिखेगा। लेकिन ये वाली जो शुरुआत में हमने जो अलग से देखा था, जिसमें बीजेपी वाले कुछ स्टेट में ये भी कहा गया कि बॉर्डर हम सील कर रहे हैं क्योंकि वो बांग्लादेशीज वहां घुस जाएंगे। तो एक बड़ी बात मीनाक्षी, ये जो कहने की, जो ये ऐसे पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होते हैं, उसमें हमने को देखा है कि होल टर्म जो बांग्लादेशी है बड़ा फ्लूइड है ये। मतलब एक ज़माने में जब हम लोग, जो मैं आसाम से आती हूँ, जब हम छोटे थे, बांग्लादेशी मतलब कोई रिलीजन नहीं लगाते थे। वो बांग्लादेश से आया है, मतलब वो कोई भी व्यक्ति जो बांग्लादेशी बांग्लादेश से आया आया है। है, वो जी। बांग्लादेशी। फिर धीरे-धीरे जाके बांग्लादेशी वाला पॉइंट जाके मुसलमान हो गया है। मतलब वो एक टोपी पहनना पड़ेगा, ये वो डिमोनाइज़ करना शुरू हुआ अ, फिर वो उसको। हुआ। तो उसके बाद से जब आप
देखेंगे कि अभी धीरे-धीरे जब सीएबी का जो एंटी सीएबी प्रोटेस्ट असम में हो रहे थे, तो वो वाली बांग्लादेश वाली पॉइंट मतलब सब दोबारा आ गया कि रिलीजन नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो लॉ ला रहे थे, वो एक सेक्शन को नॉन बांग्लादेशी बना रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, तो वो नहीं चाह रहे थे। तो अब आप देखेंगे कि एकदम से मतलब आप कह रहे हैं कि मतलब सारे जो हम रास्ता बंद कर रहे हैं, थोड़ा लॉक कर रहे हैं, आने ना कर पाए कोई बांग्लादेशी, इसका मतलब भी एक ये है कि मुसलमान ना आ पाए, ये भी एक है। क्योंकि आप तो हिंदू मुसलमान लाना चाह रहे, क्या पता वो अगर शरणार्थी बनना चाह रहे हो, वहाँ पे अगर इतना हंगामा है, लाइफ एंड लिम्ब का इश्यू है, तो क्या पता इंडिया को शायद लाना ही पड़ेगा, कुछ ऐसा जैसे हुआ था उस टाइम पे, इस पाकिस्तान के टाइम पे, मतलब ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से बहुत सारे लोगों को आने दे रहे थे, तो अभी हम बंद कर देंगे दरवाजा। मतलब ये एक अजीब सा वो देखा मैंने। फिर आप देख रहे हैं कि अब त्रिपुरा में जो हो रहा था, त्रिपुरा में शुरुआत जब इलेक्शन हो रहा था, जब पहली बार जब बीजेपी कोशिश कर रहे थे, तो विप्लव कुमार जो देव पहला चीफ मिनिस्टर बना बीजेपी का, उनका जब इलेक्शन हो रहे थे, हम देख रहे थे कि ये तो बांग्लादेशी है, ये ओरिजिनल बांग्लादेश का फैमिली है, हिंदू बांग्लादेश है, लेकिन वो बांग्लादेशी है, एंड ही हैड टू रियली कम आउट एंड से नहीं नहीं मैं बांग्लादेशी नहीं हूँ, मैं अब इंडियन हूँ। ओके, अब हम देख रहे हैं कि जो एंटी बांग्लादेशी थिंग्स जो हम नॉर्थ ईस्ट वगैरह में अब हम देख रहे हैं, मैं बंगाल की बात नहीं कर रही हूँ कि बंगाल के साथ सबसे लंबा बॉर्डर है, लेकिन उनका इश्यूज भी हो रहा है, जैसे बीजेपी लीडर्स ये सब भाग ले रहे हैं। लेकिन जब हम नॉर्थ ईस्ट में देख रहे हैं, ये एक एकदम से फिर फ्लूइड हो गया है कि ये तो फिर एंटी मुस्लिम जैसे, क्योंकि मैं जितना भी आप देखिए त्रिपुरा को ही ले लीजिए, जहाँ पे वो हंगामा हो रहे हैं, बॉर्डर में जाके चिल्ला रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो सब छोटे-मोटे ये सब राइट विंग आउटफिट्स हैं। वो ये उनका कहना ही, उनका सब कुछ ही मतलब हिंदू मुसलमान करने का है। मतलब वहाँ पे जैसे कल्लोल ने कहा एक अजीब-सा सिचुएशन है। इवन द गवर्नमेंट जो उनका सरकार जो कंट्रोल में होनी चाहिए, वो कंट्रोल में नहीं दिख रहे हैं। तो आप यहाँ पे लेकिन आप एक जो नैरेटिव जो है यहाँ पे, हमारी जो मीडिया ज़्यादातर वो भी दिखा रहे हैं, ये सारे हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, मतलब बांग्लादेश का टर्म ही मतलब आप अलग कर दिए हैं। लेकिन ये जो मिस्टर दास जो इस्कॉन का वो है, वो तो बांग्लादेशी है, वो तो हिंदू है, ठीक है? तो आप अगर यहाँ पे इस तरफ में आप देखेंगे, उनको हिंदू मुसलमान में आप फँसा रहे हैं, लेकिन वहाँ वो हिंदू है और बांग्लादेशी है। तो इट्स अ वेरी मतलब एक एक वियर्ड एक सिचुएशन है इन अ वे, अगर देखा जाए तो। जी, यहाँ मैं दर्शकों को बता दूं कि त्रिपुरा में, असम में और वेस्ट बंगाल में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी को लेकर। त्रिपुरा की नेता हैं, पिछली सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रही थी प्रतिमा भौमिक। उन्होंने कई तरह के दावे किए जो प्रोटेस्ट हुए त्रिपुरा में। अगरतला में असिस्टेंट हाई कमीशन जो है बांग्लादेश के काउंसलेट में, वहाँ पर भी तोड़फोड़ हुई है, जिसके खिलाफ बांग्लादेश ने प्रतिक्रिया दी थी बहुत कड़ी, और भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि उन्हें भी खेद है। पर उस तरफ से फिर वापस से जो जवाब आ रहा है, उसमें ख़ासतौर पे मीडिया की भूमिका पर बहुत सवाल उठाया जा रहा है। जब यहाँ से कहा जाता है कि अल्पसंख्यकों का ध्यान रखा जाए, भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने पिछले बयान में एक कहा था, तो उधर से जो प्रतिक्रिया आती है उसमें कहा जा रहा है कि मिस इन्फॉर्मेशन बहुत है, या अलग तरीके का रुख दिया जा रहा है, जो भी बांग्लादेश में जो भी इस वक्त की स्थिति है। आप इसे किस तरह देखते हैं? आप बहुत लंबे समय से विदेशी खबरें, फॉरेन अफेयर्स कवर कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जितनी सब खबरें आ रही हैं इस तरह की, उनमें कितना सच कितना झूठ है? और क्या बांग्लादेश सरकार का ये कहना कि जो कुछ भी हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की खबर है वो सब गलत है, क्या ये कुछ सच है? पहली बात तो थोड़ा मीडिया के बारे में बात करना चाहिए कि हमारे जो नेबरिंग जितने हमारे मुल्क हैं, भले पाकिस्तान हो, नेपाल या फिर बांग्लादेश, श्रीलंका, हम हमारे देश में बैठे उनके कोई टीवी चैनल्स शायद ही देखते हैं। पर अगर आप कोलंबो जाएंगे, ढाका जाएंगे या फिर इस्लामाबाद या माले जाए, आप जाते ही सबसे पहले इंडियन चैनल्स आपको होटल्स में मिलेंगे, लोगों के घर में लोग इंडियन चैनल्स देखते हैं। और हमारे यहाँ पर क्या पॉलिटिकल प्रोसेसेस है, क्या चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, उसके बारे में सबसे वेल इन्फॉर्म्ड जो व्यूअर्स हैं वो नेपाल, बांग्लादेश में पाए जाते हैं। सही। और तो जब मीडिया ऑब्जर्वेशन और मीडिया मॉनिटरिंग की बात हम करते हैं, क्योंकि वो लोग जो कह रहे हैं कि हम शायद कुछ चैनल्स का हमें नाम नहीं लेना चाहिए, पर ऐसे कुछ चैनल्स आप जानते हैं जिनको हम लोग मजाक में नॉर्थ कोरियन टीवी चैनल्स कहते हैं, वो लोग वहाँ पर नॉर्थ कोरियन टीवी चैनल्स को देखकर हैरान हैं कि भाई किस तरह की बातें कही जा रही है। पर सच्चाई ये है कि
हाँ, वहाँ पर गवर्नमेंट फेलियर है, एक तरह का मेल्टडाउन है, ब्रेकडाउन सिचुएशन है। अब उनको लग रहा है कि जो उस तरह के हमारे जो टीवी चैनल्स हैं, उनको देखकर लगता है कि शायद लोगों को एक तरह का एनकरेज किया जा रहा है, उनको मोटिवेट किया जा रहा है कि कुछ एक हॉस्टाइल एक माहौल पैदा किया जाए। तो उनको इस तरीके की इनसिक्योरिटी का जो फीलिंग है, वो टीवी देख के लगता है। तो ढाका में जो ये सेंटिमेंट है, इसको पूरी तरह से डिसमिस भी नहीं कर सकते हैं। पर दूसरी बात ये है कि ढाका की इस वक़्त की जो हुकूमत है, इस वक़्त की जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो अपने मीडिया के साथ भी कुछ ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर रही। जी, जी। ये भी दूसरा इश्यू है। तो जब वो मीडिया को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, हाँ, बिल्कुल हमारे ऐसे कुछ चैनल्स हैं पूरे हम जानते हैं इंडिया के कुछ चैनल्स उनके बारे में क्रिटिसिज़्म होता है, हम लोग खुद भी करते हैं। पर उनके वहाँ पर जो लोग सच दिखाना चाहते हैं, वो भी पूरी तरह से नहीं दिखा पा रहे। तो ये भी एक इश्यू है। तो यानी जब बांग्लादेश की सरकार ये कहती है कि मीडिया गलत दिखा रहा है तो उस पे भी हम पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर सकते हाँ, हैं। खैर वो हमारे मीडिया के बारे में जहाँ तक कहा जाता है, शायद हम लोग समझ सकते हैं कि कौन मीडिया के बारे में कहा जा रहा है। पर उनके वहाँ पे बड़े अच्छे चैनल्स, बड़े अच्छे न्यूज़पेपर्स, जैसे प्रथम आलो के साथ अभी जो जी। कुछ दिनों से चल रहा है, वहाँ पर उन चैनल्स के ऊपर आउटलेट्स के ऊपर प्रोटेस्ट्स और अननेसेसरी दबाव बनाया जा रहा है, काफ़ी हॉस्टाइल प्रदर्शन हो रहे हैं प्रोप्राइटर्स और एडिटर्स के खिलाफ। वो भी एक सच्चाई है। क्योंकि वो अगर पूरी तरह से दिखाते कि भई हो क्या रहा है चिटगांव में, जी। शायद बांग्लादेश के लोगों को सच्चाई पता चलता। हुँ। तो वो भी एक ट्रांसपेरेंसी का लेयर है जो बांग्लादेश में अभी काम नहीं कर रहा है। हुँ, ना मीनाक्षी सॉरी मैं एक चीज़ और जी, लगाना जी। चाहूँगी इसमें, जैसे कल्लोल ने कहा आई एम फुल एग्रीमेंट जैसे आप मतलब अब आप अगर पूरा कवरेज अगर देखोगे ना, आपको लगेगा कि बांग्लादेश इंडिया का ही पार्ट है, मतलब ऐसा हो गया है। मतलब आप जैसे इंडिया के में अगर कोई अंदर कोई हमारी भी माइनॉरिटी है, तो उनको अगर अटैक हो रहा है, कुछ हो रहा है, आप वो वाले चैनल्स में आप ये बात नहीं देखेंगे। जो जैसे चैनल्स सिर्फ रिसेंटली बांग्लादेश की खबरें रिसेंटली दिखा रहे हैं। ईरान एंड ऑल सेड कि ये आपके वहाँ माइनॉरिटी अटैक्स हो रहा है। सो गवर्नमेंट कह रहे हैं कि ये इंटरनल मैटर है। तो उस हिसाब से अगर वो हम देखें तो फिर बांग्लादेश का भी इंटरनल मैटर हुआ। लेकिन हाँ, ये तो हम किस किस वजह से फिर उसको बात उठा रहे हैं? तो बात तो इसीलिए उठा रहे हैं क्योंकि एक ह्यूमैनिटेरियन एक एस्पेक्ट से उठा रहे हैं, ह्यूमन राइट्स के एस्पेक्ट से उठा रहे हैं। तो ये भी वही हमारे पे भी लागू होती है, जो हमारे चैनल्स में नहीं दिखती। जी, इंटरिम सरकार की हम बात करें, इंटरिम सरकार का हिस्सा है नाहिद इस्लाम, जिन्होंने शेख हसीना सरकार के खिलाफ जब आंदोलन चल रहा था तो उसका एक प्रमुख चेहरा थे जिन्होंने स्टूडेंट्स को मोबिलाइज़ किया था। उन्होंने जब इस तरीके के भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान गए, इस पे उन्होंने तुरंत भारत पर उंगली उठाई कि आप अपने यहाँ के अल्पसंख्यकों की स्थिति का ध्यान रखें। इस तरीके की बयानबाजियां जो हो रही हैं इधर से नेताओं की और फिर उधर से जो लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, इसको हम कैसे देखें? क्या हम कहीं देख रहे हैं कि भारत और बांग्लादेश के जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो किसी खराब होने की राह पर जा रहे हैं? देखिए, जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात है, उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो फॉरेन मिनिस्ट्री के हाथ में होता है जी। और वही होना चाहिए। जी। क्योंकि जो डिप्लोमेसी है और ख़ास तौर से सेंसिटिव मौके पर जो डिप्लोमेसी होती है और जो कम्युनिकेशंस होते हैं, उसे थोड़ा-सा स्ट्रक्चर्ड तरीके से किया जाए तो बेहतर है। अब बांग्लादेश में ये हो रहा है, एक तरफ तो उनका फॉरेन मिनिस्ट्री है, जी। एक तरफ उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं और दूसरी ओर उनके जो आंदोलन या फिर इससे निकले अपराइजिंग, नेता रेवोल्यूशन से हैं। जुड़े जी। हुए जो ये नेता निकले हैं, बहुत ही यंग एक तरह से कहा जाए कि यंग मेन और यंग वेरी यंग वुमेन। अब जैसे कि नाहिद इस्लाम का जो पूरा लंबा जो उनका एक स्टेटमेंट है, उसमें उन्होंने हर तरह की इश्यूज़ को टच किया। जैसे कि मैंने कहा कि मीडिया मॉनिटरिंग बहुत होती है, तो हमारे यहाँ पर भले संभल हो या फिर जहाँ कहीं भी कुछ भी इश्यूज़ हो रहे हैं, उनके बारे में वो लोग बहुत अच्छे से इन्फॉर्म्ड हैं। जी। तो वो अपने स्टेटमेंट में उन सब चीज़ों को उठा रहे हैं और दिखा भी रहे हैं, मतलब अपने जो उनके सपोर्टर्स हैं, उनके लिए वो उसको उछाल रहे हैं। अब बात ये है कि क्या नाहिद इस्लाम के एम्बिट में या फिर उनके रेमिट में ये सब इश्यूज़ आता है? अगर उनके जो डिप्लोमैट्स हैं, अगर आप ऑफ द रिकॉर्ड बात करेंगे तो शायद वो कभी-कभी इंडिकेट करते हैं कि ये सब चीज़ें हमारी कंट्रोल से बाहर हैं। जी। तो इस वक़्त वहाँ पर बहुत लोग एक साथ एक व्हीकल को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसे जो chaotic इंडिकेशंस आ रहे हैं, अब नाहिद इस्लाम का जो ये स्टेटमेंट है, उसे हमें लगता है कि एक तरह का मतलब एक मिसडायरेक्टेड मैसेज है और इसकी कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि जहाँ पर स्ट्रक्चर्ड डायलॉग चल रहा है, एक तरह के फॉरेन मिनिस्ट्री टू फॉरेन मिनिस्ट्री बातचीत हो रही है, डिप्लोमैट्स एक-दूसरे से बात कर रहे हैं, तब ये ऐसे जो जो नॉन डिप्लोमैटिक जो इनका पॉलिटिकल क्राउड है, वो क्या काम करेंगे और इसमें बट द क्या सेम हैज़ बीन हैपनिंग इन इंडिया। भारत के बहुत सारे हिस्सों में जो भाजपा के नेता हैं, या जब हम प्रदर्शनों की बात कर रहे हैं तो ज़्यादातर जो समूह प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो त्रिपुरा में हो चाहे वो बंगाल में हो, हम लगातार देखते हैं कि जिस तरीके के आह्वान
ऐलान हो रहे हैं कि बायकॉट कर देना चाहिए, जैसे त्रिपुरा में हुआ कि बांग्लादेश के ट्रैवलर्स को हम जगह नहीं देंगे रहने के लिए, होटल्स में हुआ। तो ये सारी जो चीज़ें हैं और उनमें जो जुड़ रहे हैं नेता, वो खास तौर पे भाजपा और आरएसएस से जुड़े हैं। तो जो नॉन डिप्लोमेटिक डायलॉग जैसी एग्जैक्टली चीज़ है वो यहाँ से भी उतनी ही बिल्कुल बिल्कुल गति में हो रही हाँ, है। डिप्लोमेट से अगर आप बात करेंगे तो वो लोग कहते हैं कि जो टेम्परेचर है उसको थोड़ा सा टोन डाउन करना पड़ेगा, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा संभालना, क्योंकि जहाँ पर दोनों तरफ एक हिस्ट्री रहा है कि क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट्स होते हैं। अब बाजार ही वहाँ पे ऐसा लगता है, आप जानते हैं उसको बॉर्डर हाट कहते हैं। अब पिछले 10 साल में इस जी मोदी गवर्नमेंट के दौरान ही देख लीजिए, बॉर्डर हाट्स बने हैं, बॉर्डर चेक पोस्ट बने हैं। अब जैसे ऐसे बड़े सारे क्रॉसिंग्स हैं, जो बहुत बड़े बड़े क्रॉसिंग्स हैं। अब बताइए, जहाँ पर कनेक्टिविटी के इश्यूज हम बात करते हैं, कनेक्टिविटी होना चाहिए सर पूरे साउथ ईस्ट एशिया के साथ। अब इस मौके पे अगर कनेक्टिविटी के बदले में अगर इस तरह की रिवेंज की बात करें कि ये बंद कर देंगे, होटल में लोग बॉयकॉट कर देंगे, तो ये तो नॉन डिप्लोमेटिक जो लैंग्वेज है उसको हटाना पड़ेगा। और जो मेन जो स्ट्रक्चर डायलॉग करने वाले जो डिप्लोमेट्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो आते हैं, उनको अपना काम करना यानी पड़ेगा। मतलब ये हमने अभी तक नहीं देखा कि केंद्र सरकार ने अपने ही नेताओं को, केंद्र सरकार में जो पार्टी है जो लीड कर रही है एनडीए को, भाजपा के नेता, मैंने प्रतिमा भौमिक का नाम लिया, इन्होंने इस तरीके के प्रदर्शन में दावे किए हैं कि वहाँ पर फोर्स कन्वर्जन हो रहा है, वहाँ लड़कियों के साथ में गैंग रेप किया जा रहा है, वहाँ पर तमाम तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। पर ये सारे फैक्चुअल है या नहीं है, ये अभी इनकी पुष्टि होनी बाकी है, क्योंकि ऐसी खबर अगर है और इतने बड़े पैमाने जिस पे वो जिक्र कर रही हैं, ये एक तरीके से उकसावा क्या हो सकता है किसी समुदाय को उकसाने के लिए? देख, बांग्लादेश में जो मेन जो हिंदू, बौद्ध और क्रिश्चियन लोगों का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको यूनिटी काउंसिल कहते हैं, वो लोग ऐसे मुद्दे बहुत सालों से उठा रहे हैं। जैसे कि पिछले 20 साल 25 साल लगभग 1965 से एक्टिव हैं। तो ऐसे इश्यूज, ऐसे बहुत पुराने पुराने कुछ केसेस भी हैं। ये कहना ठीक नहीं होगा मेरे मेरे ख्याल से कि ऐसा नहीं हुआ है इन द पास्ट। पर मेन मुद्दा इस वक्त का है कि इतने पुराने इश्यूज को अब उठाकर ये कहना ठीक नहीं है कि इस वक्त ऐसा हो रहा है। ठीक और है। अभी हम हाँ ये ना, मैं ये जानती हूँ क्योंकि मैंने सिर्फ उनका बयान पढ़ा है, हाँ हाँ इसकी पुष्टि होनी अभी बाकी है, क्योंकि इस तरह की खबर बांग्लादेशी अखबारों में भी इस लेवल पे अगर आप कह रहे हैं, और अब जब कोई रैली जो कि खास तौर पर ये कह रही है कि नहीं वहाँ पे हिंदुओं का दमन किया जा रहा है, जो वेस्ट बंगाल के नेता है वो कह रहे हैं कि भारत सरकार को संबंध तोड़ देने चाहिए अगर वो हिंदुओं को सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। तो जिस तरीके की हम बात कर रहे हैं कि गैर राजनयिक बयानबाजियाँ जो चल रही है, इस पे कोई कंट्रोल हमें नहीं दिखता कि केंद्र सरकार कोई निर्देश दे रही है कि भाजपा के नेताओं को चुप रहना चाहिए, या इस तरीके की जो प्रॉक्सीज जो उन्होंने बनाए हुए हैं ग्राउंड पे, उनको कोई इस तरीके की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। एक खबर देखी, जो हम बात कर रहे हैं कि पूर्वोत्तर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बंगाल में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जयपुर में प्रोटेस्ट हो रहा है। बैंगलोर में हो जी, बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं नॉर्थ इंडिया के जहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे आंध्र हैं। प्रदेश के आंध्र जी प्रदेश नेता जी। बोल रहे हैं कि यूएन को भेजिए, यूएन फोर्सेस को भेजिए। तो हम इसे किस तरह से देखें? क्या ये देश में किसी एक तरीके का माहौल बनाने की कोशिश है, उकसावे की कोशिश है? आप अगर कुछ बताना चाहें संगीता जी इसमें। नहीं, मैं तो कहूंगी जरूर, क्योंकि अगर आप मतलब ये वाली भाजपा का जो है, मोदी के अंदर जो भाजपा है, उसका मेन काम मतलब प्लैंक ही किया है, हिंदू मुसलमान पोलराइजेशन करके पोलराइजेशन, ही बिल्कुल इलेक्शन हाँ। जीतना है। तो अगर आप ये मौका आ जाए हाथ में तो आप जरूर करेंगे, और इलेक्शन का सीजन ही चल रहा है, याद रखिए। एक तो ये है। दूसरी बात, जब हमने देखा था मतलब बांग्लादेश में जब बाबरी मस्जिद तोड़े गए थे, तब सबसे ज्यादा बहुत साल बाद मतलब हिंदू बांग्लादेशी हिंदूज इनसिक्योर फील किए, उनके घर टेम्पल्स अटैक किए गए थे। और अब पिछले 10 साल में जो हम क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो देख रहे हैं, आप इस तरह से ये जो हो रहा है अभी नॉर्थ में देख रहे हैं, एक तरह से इसका भी इफेक्ट है, आप देखिएगा। लेकिन एक और चीज ये है कि बहुत सारे हिंदू जो हैं अवामी लीग के सपोर्टर्स भी थे। तो वो जैसे सरकार वो कह रहे हैं कि रिलीजन के हिसाब से अटैक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनको इतना पता नहीं, कि अवामी लीग का सपोर्टर है उस हिसाब से हो रहे हैं। तो ये भी मुसलमान भी अटैक हो रहे हैं वहां पे, बहुत सारे जो अवामी लीग के सपोर्टर है। तो वो पूरा समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक चीज मैं कहूंगी कि बांग्लादेश का अपना जो युद्ध है, जो फाइट हो रही है, इंटरनल पॉलिटिकल जो स्क्वबल हो रही है, वो अब हमारे दरवाजे पे आ चुका है। क्योंकि खाली
मतलब ये शेख हसीना आने से ही नहीं हुआ। अब ये जो अब पूरा जो एक माहौल जो बन रही है, तो और शेख हसीना के टाइम पे सेफ थे, तो इन अ वे शेख हसीना को क्या हम मतलब और क्या पॉलिटिकल हम सपोर्ट दे रहे हैं। ऊपर से अगर उन्होंने ऑलरेडी वो फाइल आगे बढ़ा चुके हैं कि उनको एक्स्ट्राडाइट करना चाहिए और हमारे साथ ट्रीटी है, तो उनको हम अगर करेंगे कि नहीं करेंगे, तो उनका जो फाइट है, उन्हीं पे रहना देना चाहिए। और हमारे को बस खाली ह्यूमन राइट्स के मुद्दे पे बात करनी चाहिए, क्योंकि वो जितने भी हिंदू हो या जो भी हो, वो बांग्लादेशी सिटीजन है। हम खाली अच्छे ह्यूमन बींग्स, अच्छे वर्ल्ड सिटीजन के हिसाब से उनके साथ अगर कोई माइनॉरिटी के साथ कुछ हो रहे हैं, हिंदू हो, फेलो मुस्लिम्स भी हो, कोई और सेक्ट के, या कोई जैसे बुद्धिस्ट हो या कोई क्रिश्चियंस हो, उनके सबके लिए हमें आवाज उठानी पड़ेगी एज वेल एज सेंसिटिव वर्ल्ड सिटीजन, जिसको हम एक कॉन्शियस हो सिटीजन होके हम आवाज उठानी चाहिए। लेकिन उसी हिसाब से फिर बाकी का देश भी हमारे हाथ में ही उठाएंगे। तो जैसे हम हमारे माइनॉरिटी के साथ कर रहे हैं, तो ये जो है ना अपना जो मिरर हमें अभी मुझे लगता है ये भी देखने की जरूरी है। ये मुझे लगता है ये एक मौका है कि हम भारत देखें सरकार कि के लिए। भारत सरकार इन जो भी लोग ऐसे अटैक कर रहे हैं माइनॉरिटीज में, देखिए हमारे हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ भी कुछ हो सकता है बाकी देश में, चाहे वो इंडियंस ना हो नहीं हो, लेकिन उस हिसाब से ये चीज हो सकती है। तो मुझे लगता है अगर कोई लेसन सीखना चाहे तो ये एक मौका भी है। जी, एक आखिरी सवाल कलोल आपसे। बांग्लादेश में अभी अंतरिम सरकार है, यानी चुनाव होने हैं। क्या होगा कि आगे इलेक्शंस हों और उसके बाद क्या स्थितियां बदलेंगी? जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वहाँ एकदम केओस है, हर कोई चाह रहा है कि उसकी चले वहाँ पर, उसकी बात मानी जाए। क्या लगता है कि इलेक्शन होंगे और शांतिपूर्ण होंगे और उसके बाद क्या सिनेरियो सामने आएगा? देखिए, कोई भी डेमोक्रेसी एक्सक्लूसिव बनकर आगे नहीं बढ़ सकता है। शेख हसीना के ज़माने में जो उन्होंने जो गलती की है, वो ये कि ऑपोज़िशन के बगैर उन्होंने इलेक्शन किया, इलेक्शन जीता। अब जिस तरह के टेंडेंसीज़, अब ट्रेंड्स हम बांग्लादेश में देख रहे हैं, कल मोहम्मद यूनुस साहब ने एक मीटिंग किया, उसमें सब दलों को बुलाया गया, सारे पार्टीज़ वहाँ पे मौजूद थे, सिर्फ़ और सिर्फ़ अवामी लीग और उनके जितने सहयोगी दल थे, 14 और पार्टीज़, जातीय पार्टी और जेएसडी और बड़े-बड़े पुराने पार्टीज़ जो हैं, जिनमें लाखों के संख्या में, करोड़ों की संख्या में उनके सदस्य हैं, उन लोगों को नहीं बुलाया गया। तो आप बताइए, अगर आप इलेक्शन ऐसे सूरत में कराना जी। चाहते हैं जहां पर आप, जो अवामी लीग जो इस वक्त, क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट काफी ज्यादा चैलेंजेस का सामना कर रही है अंदर में, और लोग बहुत खुल के शेख हसीना के बारे में भी बात कर रहे हैं उनके सपोर्ट में, और ऑनलाइन अगर आप कम्युनिकेशंस देखेंगे फेसबुक और बाकी प्लेटफॉर्म्स पर, लोग कह रहे हैं कि शेख हसीना जिंदाबाद, ऐसे ऐसी बातें भी देखने को मिलता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप इलेक्शन कराएंगे अगले साल या फिर 2025 के सितंबर या फिर दिसंबर में, तो किस तरह की इलेक्शन होगी वो, अगर आपने उसमें इतने बड़े जो दल हैं, 14 ऐसे बड़े दल, और ऊपर से अवामी लीग, उसी को आप शामिल नहीं करेंगे। तो बात ये है कि जिस तरह की गलतियां शेख हसीना ने किया, वैसी ही गलती ऐसा लग रहा है शायद इंटरिम गवर्नमेंट भी कर बैठे, अगर वहां पर रिकंसिलिएशन का जो सेंटिमेंट है उसको अगर प्रमोट ना किया जाए। क्योंकि मोहम्मद यूनुस अब तक नेल्सन मंडेला नहीं बन पाए, जी। जो कि नेल्सन मंडेला जो साउथ अफ्रीका में सबको लेकर साउथ अफ्रीका बनाया था। मेरे ख्याल से अब ज़रूरत है कि मोहम्मद यूनुस उस तरह का एक समाज बनाए जहाँ पर सबको साथ लेकर वो आगे और चल वो सके। सिर्फ बातों में ऐसा कह रहे हैं, वहाँ की जनता ये चीज़ महसूस नहीं कर पा रही है कि वो मुंह से तो कहते हैं कि नहीं हम ह्यूमन राइट डिफेंडर हैं, लेकिन वहाँ और की कल आवाम ये तो चीज़ महसूस नहीं हाँ, कर पा और रही कल तो ये बात साफ हो गई कि जैसे उन्होंने ट्वीट किया कि फुल स्पेक्ट्रम का पार्टिसिपेशन रहा है हमारे मीटिंग में, और तुरंत बाद जो उनके लीगल अफेयर्स के एडवाइजर थे आसिफ नजरुल, वो आके बोले कि फाशिस्ट गवर्नमेंट और उनके सहयोगी दलों को हमने नहीं बुलाया। हुँ। तो बात है कि आप तो बताइए, इतने बड़े जो जो आरोप आप पार्टीज हैं शेख हसीना सरकार पर लगा रहे थे वही लगा रहे आपके थे, लिए भी हाँ, सही हो जाता और है। अभी प्रॉब्लम ये चल रहा है कि छात्र दल, जिनको उन्होंने पिछले महीने बैन किया, जो लाखों की संख्या में अवामी दल, अवामी लीग के जो मेंबर्स हैं, स्टूडेंट लीग वो सब के सब अब जाकर हिंदुओं के साथ जुड़ गए हैं। तो ये एक तरह का, मतलब अगर कम्युनिटी लेवल में बात करें तो मुसलमान वर्सेस मुसलमान फाइट है, ना कि सो मच के भाई हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है इस वक्त जी, बांग्लादेश यानी की कि वहाँ इंटरनली। पर ऐसा नहीं है कि जैसे कि भारत के किसी हिस्से से देखते हुए लग रहा है कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम है, वहाँ के सभी नागरिक जो हैं इस वक्त प्रताड़ित हो रहे हैं। प्रताड़ित हो रहे हैं, और एक और चीज़ ना, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में अभी भी सेक्युलरिज़्म वर्ड है, बिल्कुल, हाँ। अभी है। लेकिन जैसे हमने अपने कंट्री में सेक्युलरिज़्म का शब्द होते और भी माइनॉरिटी के खिलाफ ये सब चीज़ें देख रहे
रहे हैं और सरकार दूसरी तरफ देख रही है, वही वाली सिचुएशन हम बांग्लादेश में भी देखने को मिल रहा है। तो विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि बांग्लादेश का जैसा बर्थ हुआ, जैसे कल्लोल ने कहा कि हमारी जो रिलेशनशिप है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, और अब जब हम ये चीज़ें देख रहे हैं तो बहुत सोचने लायक बात है। हमारे फॉरेन अफेयर्स के हिसाब से भी बहुत सोचने लायक चीज़ है। हम उम्मीद करते हैं कि मोहम्मद यूनुस की जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो सही कदम उठाएगी और वो वही गलतियां नहीं करेगी जो हमने पिछली सरकारों को करते हुए देखा। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।